नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई इलाकों का IN24 न्यूज लगातार जायजा ले रहा है। वहां पर रहने वाले तमाम रहिवासी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर सोचते क्या है, उनके जहन में किस तरह के सवालात घूमते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमारी है पैनी नज़र और उन तमाम खबरों से हम आपको लगातार रूबरू करवाते रहते हैं। आज मुंबई के आज़ाद मैदान में वॉच डॉग फाउंडेशन के परचम तले हजारों की संख्या में लोगों ने मार्च किया, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। अपनी मांगों को लेकर वॉच डॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष निकोलस अल्मेडा यहां पर कुंडली मारकर सुबह से बैठे रहे और उन्होंने अपनी किन किन मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखा है, हम उनसे खुद ही जान लेते हैं। लेकिन कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सदानंद शेट्टी तमाम कैमरे के सामने खड़े लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और उन तमाम मुंबई की दर्शकों को बताएं कि ये है वॉच डॉग फाउंडेशन के वो तमाम करता धरता। ड्यू टू योर सपोर्ट टेररिज्म 450 इंडियंस रिपोर्टेड डेड इन 2 years, 282 इंडियंस आर languishing in prison and डिपोर्टिंग सेंटर। शेम शेम शेम। तो ये वॉच डॉग फाउंडेशन का प्रदर्शन है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ये तमाम चीज़ों को लेकर। सर, हम लोग इधर आज आंदोलन करने के लिए आए। ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर हम लोग एयरपोर्ट पे बताएंगे। क्योंकि कटार जैसा देश आज हिंदुस्तान से अच्छा ताल्लुकात रखते हैं। उसके 6 फ्लाइट रोज़ बम्बे से उड़ते हैं, मटन और भाजी लेके जाते हैं। जब भाजी और मटन लेके जाते हैं तो कटार में जाने के टाइम में ईरान से जाते हैं, दुबई से नहीं जाते, न सऊदी से जाते हैं, क्योंकि इसके पर प्रतिबंध लगाया। ऐसे 9 देशों ने उनके पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगाने के क्या है, ये 3 खबीस नेता लोग हैं, ये राजा लोग हैं, इन्होंने जीना हराम कर दिया। सद्दाम हुसैन का भी टाइम खराब आया, अच्छा था, इनका भी टाइम अच्छा है। 3 नेताओं ने जीना हराम कर दिया है। सबसे पहले सदानंद शेट्टी ये दिखाएं, इन तस्वीरों पर रेड क्रॉस मारा हुआ है इनके चेहरे पर, और ये 3 राजा जो तानाशाही के परिचायक बने हुए हैं। ये आरोप हमारा नहीं, ये संवाद हमारा नहीं, ये संवाद है, ये आरोप है वॉच डॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष निकोलस अल्मेडा साहब का। जी सब ये 3 राजा लोग ने ऐसा है कि कतार के अंदर ये लोग जो बोलेगा वो सही दिशा होती है। आज मुझे कतार जाना है समझो नौकरी के लिए, तो मुझे जैसा जाते हुए मेरे एम्प्लॉयर के पास मेरा पासपोर्ट होता है, और मेरा पासपोर्ट एक बार आने के बाद में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, तो 2 साल में बंधक हो गया उधर। अगर मैं 5,000 रुपये की नौकरी में गया तो मुझे 4,000 3,000 देता है। मैं एक भ्रष्ट शब्द नहीं निकाल सकता हूँ कि वहाँ एम्बेसी नहीं, हमारा क्या सुनने वाला कोई नहीं। अगर मैं दुबई सऊदी में रहेगा तो हम इंडियन एम्बेसी के पास जा सकते हैं, क्या हमारा एम्प्लॉयर हमको तकलीफ देता है। इधर कुछ नहीं, आपको इधर अगर उनके खिलाफ़ में आवाज़ करेगा तो जेल जाना पड़ेगा। आपको उसके खिलाफ़ में जाएगा तो 450 इंडियन मर गए, उसका एक मुआवजा नहीं मिला। तो कतार से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। एक पूरे मामले में कितना स्टडी आपने किया है निकोलस अल्मेडा साहब, चूंकि मुद्दा काफी गंभीर है। हमारे भारतीय लोकतंत्र में किन्हीं खबरों की जब आग लगती है तो वो आग शांत भी नहीं हो पाती है कि दूसरी जगह बवंडर मचने लगता है। बवंडर किसी तरह शांत हो भी नहीं पाता कि फिर ज्वालामुखी फटने लगता है। ज्वालामुखी के प्रहार से लोग इससे पहले बच जाएं कि फिर कोई ये घटनाक्रम सामने आ जाती है। घटनाओं से सराबोर ये भारतीय लोकतंत्र मानो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है, और इसकी आंसू को पोंछने वाले किसी अरसे पहले जो लोग थे उनके आंखों के आंसू भी शायद सूख गए हैं। सही कह रहा हूँ? यस सर, मेरा सिर्फ यही है प्राइम मिनिस्टर से और सुषमा स्वराज से, आप विदेश नीति आपकी बहुत अच्छी है। अब पूरे वर्ल्ड में घूमे, लेकिन वर्ल्ड में घुमा अगर मोदी साहब तो हमारा आम इंडियन के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से घुमा है। अब देश पूरे विदेश के अंदर शेयर करते, लेकिन शेयर करने के टाइम में कतार जो इधर हमारे पर इंडियन लोगों पर इतना जुल्म करता है, उसके खिलाफ में एक लफ्ज़ क्यों नहीं बोले आप? अल्मेडा साहब, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि भारतीय मूल के बेरोजगार युवक विदेशों में नौकरी हासिल करने के लिए जाते हैं। ये कई अरसों से चलता आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से मौतों की खबर आती है भारतीय लोकतंत्र में रहने वाले नागरिकों की, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। थोड़ा सा आप ये समझाने का प्रयास करें, चूक कहाँ हो रही है? चूक यहाँ हो रही है कि जो हमारी विदेश नीति है ना, उसको कंट्रोल करना चाहिए। कतार से जो अच्छे रिलेशंस हैं हमारे, तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे एम्बेसी ने उसके पर, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसके पर थोड़ा दबाव डालना चाहिए और उनके नीतियों के अंदर बदलाव करना चाहिए कि आप वर्कर लेके जाते हैं, इंडियंस को लेके जाते हैं, उनको मुआवजा बराबर देते नहीं, और उसके देने के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा।
आप तो नौकरी नहीं दिया, 15 लाख रुपए इंडियंस को नहीं दिया। हमको अगर विदेश भी जाना है तो हम सुकून से समझो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं, हम तो घट के आएंगे सब। वहाँ भी बर्बाद, यहाँ भी बर्बाद। अभी आबाद किधर हो जाएंगे? आबाद इधर ही हो जाएंगे। अगर मोदी साहब ने आपका थोड़ा नज़रिया है ना, तो ये फॉरेन पॉलिसी पर डालेगा ना, तो हम आबाद हो जाएंगे, हमारे इंडियंस भी आबाद रहेंगे। बात यदि फॉरेन पॉलिसी की आती है तो कई मुद्दे इससे जुड़ते नजर आते हैं। हमारे भारतीय मूल के कुछ तथाकथित युवा बेरोजगार जब मर्चेंट शिपिंग में नौकरी हासिल करने के लिए शिप के माध्यम से विदेश भ्रमण करते रहते हैं, रोजगार का मामला होता है, लेकिन वहां पर भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की जो बदबू है वो पूरी तरीके से बाहर निकल रही है। और बहुत जल्दी इन 24 न्यूज़ एक महामुहिम छेड़ेगा और ये बताने का प्रयास करेगा शिपिंग कंपनी के उन तमाम कर्ता धर्ताओं को कि जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं ठहराया जा सकता। मामला है आज कतर का, इसीलिए हम उस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे साथ एडवोकेट गॉडफ्री साहब हैं। गॉडफ्री साहब, ये बताइए, तमाम चीज़ों को लेकर वॉचडॉग फाउंडेशन ने जो स्टैंड लिया है, आने वाले दिनों में सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को आप ये बताने का प्रयास करें कि लॉ के हिसाब से कितना नाजायज़ है और कितना जायज़ है ये मुद्दा। अभी कानून के हिसाब से अगर आप देखने जाए तो हमारे पास दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कानून कहाँ बनते हैं तो इंडिया में बनते हैं, लेकिन उसका पालन कितना होता है और इसके ऊपर अमल कितना होता है ये मतलब एक खेदजनक गोष्ट है इसके अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ पे वेज पॉलिसी, आप यहाँ से एक इंसान को गल्फ़ कंट्री में या कोई भी कहाँ पे शिप पे भेजते काम करने के लिए, तो उसको सैलरी कितना मिलना चाहिए, उसका रहना कैसा होना चाहिए, उसकी सुविधा कैसी मिलनी चाहिए, उसके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, काफ़ी कुछ तमाम बातें उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। लेकिन आदमी जब परदेश जाता है एक अपना सपना लेके कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, कुछ कमाऊँगा, उसके अंदर थोड़ा कुछ बचाऊँगा तो मैं मेरे फैमिली का देख करूँगा, लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है। जहाँ लोग वहाँ जाते हैं बड़ा सपना लेके जाते हैं, लेकिन असल में जब भी वहाँ पे काम करने लगते हैं तो वो मतलब पूरा सपना टूट जाता है। इसका एक ज्वलंत जो उदाहरण है वो कतार में आज आपको सामने दिखाई है कि लास्ट 2 साल में 400 आदमी मर गए कतार के अंदर, भारतीय मर गए। आज एक अगर मतलब पंजाब का आदमी पाकिस्तान जेल में सड़ रहा था तो पूरी इंडिया की कौम उसके ऊपर लगी थी, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, टीवी डिबेट्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 400 आदमी गुजर गए 2 साल में, उसका कोई माई बाप नहीं है। आज 200 आदमी उनके जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उनको आप लीगल सहायता क्या दे रहे हैं, इंडियन एम्बेसी उसके अंदर क्या कर रही है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उसके अंदर क्या कर रही है। तो ऐसी जब भी काफ़ी कुछ बातें हमारे सामने आई तो हमने ये वॉचडॉग की तरफ से ये बेड़ा उठाया कि हमने इसके ऊपर ये अपना प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री लेवल पे इसके ऊपर हमको कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और वो हिसाब से आज हमने ये आंदोलन किया और एक मैसेज देना चाहा सरकार को कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप कुछ नहीं कर सकते तो हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला किसी एक व्यक्ति, एक परिवार का नहीं है। ये पूरी की पूरी जो कवायद है वो भारतीय नागरिकों को लेकर है और इसमें अब तक बड़े पैमाने पर लोगों की जानमाल का नुकसान हुआ है, लेकिन मुआवजे के नाम पर उन्हें मिला है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। बतौर युवा क्या सोचते हो आप इस मामले को लेकर? सर एक्चुअली मैं भी सोचा था, मुझे भी जॉब करने के लिए कहीं बाहर जाना था, पर अभी ये देख के तो मैं नहीं जा पाऊंगा अभी शायद। बतौर युवा आपका अभी ऐसा सपना होता है ना कि अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए अच्छी जगह हम नौकरी करें? हाँ, मेरा सपना था जाने का, पर मैं जा नहीं सकता सर। अभी सर ने बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे, तो अच्छा खासा मैं भी 3 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस ले चुका था वो चीज़ का, वहाँ जाके बाहर जाके काम करूँ, पर अभी इनके थ्रू तो अभी इम्पॉसिबल सर जाना। मिलाकर दूर का जो ढोल है वो बड़ा सुहावना लगता है, लेकिन जब कान पर बजने लगता है तो उसकी जो पर्दे हैं वो फटने की नौबत आ जाती है। आपसे जानना चाहेंगे सर, ये पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हो? I was in Qatar. I have worked in Gulf for 35 years. 35 साल से कतार में? No, I am in other countries also, in the Gulf countries. So the law, when they are employing the worker from here, from India, the embassy is making an amity bond with them, that in case of death, they will be repatriated, the body will be repatriated, and whatever amount is to be given. Because each and every country has a certain amount which is given to them.
which is given to them. And this money, why it is not paid? When the government is making all these documents and sending the person with the visa and with his agreement for working for 2 years, and when he is working hard there, he is not getting the salary. He is working in the hot sun. While other people who are working on that same field, the same job, but only the problem is of the contractor who is based there and who is taking this contract to work with these people. That is the main problem. That's why these problems, when there is any debt, we see in India also, not only in Gulf, we see in India also, the person has escaped and the family doesn't get the money. So I would request the government of Qatar that the rules and regulations which they have in Dubai, it is better, because what happens when you go to the embassy, immediately action is taken. While this country, the action has not been taken. दुबई में एक्शन समय रहते हो जाता है, लेकिन कतर में नहीं हो पाता, और इसी का दुखड़ा ये सुना रहे थे। इनकी आप बीती ये बता रहे थे। एडवोकेट साहब, बतौर एडवोकेट इस मामले को आप क्या समझते हो? इस चीज़ को लेके मुद्दा बेहद गंभीर है। नहीं, गंभीर इसके लिए है कि भारतीय जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, 90% जो कतार के अंदर जो लोग हैं वो भारतीय ओरिजिन के हैं। 6 लाख लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपने सुना, 6 लाख भारतीय वहाँ पे कतार में काम कर रहे हैं। और 2022 के अंदर जो वहाँ पे फीफा का जो वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच होने वाला है, तो उसके स्टेडियम के लागत और जिसके भी उतने वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग काम कर रहे हैं। आज आप दुबई कतार में जाओगे तो नॉर्मल टेम्परेचर 40 के लगभग होता है। वो मतलब उसके अंदर इतने तड़पते धूप के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो उनकी सुविधा के लिए कुछ तो मतलब साधन होना चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई आदमी गुजर जाता है, तो जैसे कि दुबई के अंदर जो अपनी इंडियन एम्बेसी बसी है, वो सर्व सहायता करती है, लेकिन ऐसी कोई सहायता कतार में नहीं है, और इसके वजह से हमारे भारतीयों को काफ़ी कुछ वहाँ पे दिक्कत हो रही है। इसके लिए अब वॉचडॉग फाउंडेशन अपना स्टैंड क्या लेने वाली है आने वाले दिनों में? यदि आपने राज्य सरकार के पास ज्ञापन सौंपा है, तो यदि वहाँ से कोई प्रतिसाद नहीं मिला तो आपका स्टैंड क्या होगा? नहीं, हमने तो राज्य सरकार को नहीं सौंपा है, बल्कि केंद्र सरकार जो प्राइम मिनिस्टर है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी है, उनको ये निवेदन आज जाने वाला है पुलिस के माध्यम से। उसकी एक कॉपी हम कतार के जो कॉन्सुलेट जनरल बम्बई में बैठे हैं उनको भी देंगे। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो मैं केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा, आज यहाँ पे हमने 2000 आदमी लाए थे, वहाँ पे 20,000 आदमी ला के हम मुंबई एयरपोर्ट बंद कर देंगे एक दिन के। 2000 लाए थे, 20,000 लाएंगे, मुंबई एयरपोर्ट बंद हो जाएगा। ये वॉचडॉग फाउंडेशन का ये अब दावा है। चलते चलते आखिरी में अल्मेडा साहब, उन युवाओं को आप क्या कहेंगे जिनके अंदर एक चाह है कतर जैसे देशों में जाकर रोजगार करने की? सर, मैं वो युवा को सलाम देता हूँ कि इतना सहनशीलता है उनके अंदर। बाबा साहब ने एक मंत्र दिया है, शिका संघटित्वाने संघर्ष करा, अन्यायला वाचा फोड़ा। उधर अन्याय के खिलाफ में आवाज़ करना देखते हैं, लेकिन अन्याय दबा है, उनका आवाज़ दबाने का काम कर रहा है, लेकिन हम लोग दबने के लिए नहीं देंगे। अन्याय के खिलाफ में हम लोग भी लड़ने वाले हैं। हम कलम के पर, नोक के पर है ना साहब, इनको न्याय देने का काम करेगा उन बच्चों लोग को। एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहते हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी साहब कहते हैं कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार के तमाम मंत्री ये कहते हैं कि हम लगातार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन इसकी खिल्ली उड़ाई राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा जितना उन्होंने कहा उतना उन्होंने नहीं किया। अब ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में 35 इयर्स के नीचे के जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो युवा हैं। अब एक तरफ युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, दूसरी तरफ से आप युवाओं को लेकर ये मोर्चा खोल रहे हो, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। नहीं, हजम नहीं, इसके लिए 35 ये सब खोखले वादे हैं सर। आज आप देखो, सब जीडीपी ग्रोथ एकदम कम हो गया सब। जो एक ज़माने में 4 साल पहले बहुत ऊपर था सर, आज महंगाई कितनी बढ़ गई देखो साहब। नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी घट रहा है, जो आईटी सेक्टर वो बंद होने आ रहा है। आज मुझे मालूम है, रिपोर्ट है सर, कि 15 लाख लोग 3 महीने में, जनवरी से लेके अप्रैल तक 15 लाख लोगों को है ना साहब जॉबलेस हो गए। ये कौन सा शाइनिंग इंडिया है? ये क्या मेक इन इंडिया है?
कौन सा है, सिर्फ वादे करने और फिर उसकी अमल। डिमोनेटाइजेशन ने ख़त्म कर दिया है, जीएसटी ने ख़त्म कर दिया साहब। अभी नौकरी बची है, हमको यहाँ नहीं मिलती तो हम लोग वहाँ जाते, वहाँ जाने के बाद में सुकून से रहेंगे, माँ बाप को कमा के इधर भेजेंगे बाल बच्चे को, लेकिन उधर भी सुकून नहीं और इधर भी सुकून नहीं, तो सुकून किधर मिलेगा? हम वहाँ भी बर्बाद है, यहाँ भी बर्बाद है। अभी आबाद किधर होंगे? तो आबाद सिर्फ नरेंद्र मोदी, आपका 2019 में आपका टर्न है। उस टाइम में हम युवा जनता से यही करेंगे कि अगर आबाद होना है तो नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी डिसीजन फॉरेन पॉलिसी के अंदर थोड़ा दबाव डाल के कतार देश को नरम करना जरूरी है। चलिए एक चीज़ और बता दीजिए चलते चलते अलबेड़ा साहब, जीएसटी राज्य सरकार ने लागू किया, एक खिड़की योजना, ताकि लोगों को इसकी सहूलियत मिले। ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, ठिकाना टैक्स, ढिमका टैक्स, इन तमाम टैक्सों से निजात दिलाने के लिए एक टैक्स चालू किया है, जीएसटी। लेकिन क्या जीएसटी का सही तरीके से अनुपालन हो पा रहा है? सब जीएसटी कलेक्ट करने के बाद में क्या हो रहा है सब? एक भी कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना फ्लॉप, अभी किसान लोग का योजना फ्लॉप, कितने योजना निकाला सब फ्लॉप होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना हमारे 2022 तक घर का सपना दिखाया हमको, लॉलीपॉप, घर घर बिजली, हम लॉलीपॉप खा के तंग आ गए सब 60 साल के अंदर। अभी नेता लोग के मुंह के अंदर लोखंड का लॉलीपॉप डालने का मकसद आ गया। नरेंद्र मोदी, आप अच्छे विजन के प्राइम मिनिस्टर है, हमारे में आप में दिख रहा है विजन, लेकिन वो विजन का सही उपयोग अगर 2019 तक नहीं होगा तो मुझे लगता है आपका पल्ला भारी हो जाएगा, लोग आपसे नाराज़ होके, क्यों मैं अगर आपको मैं चाय पीने के लिए एक होटल में लेके जाता हूँ सब, एसी में लेके जाऊँगा तो मेरा बिल चाय का अलग होगा और मेरे को 18% जीएसटी भरना पड़ेगा, क्यों एसी में बैठे। नॉर्मल रूम में बैठेंगे तो हमारा चाय का पैसा प्लस 12%, ये किसके बाप ने सिखाया सर? कुल मिला के जीएसटी भी एक गंभीर मसला है, क्योंकि ये वो जीएसटी है जो मानो बीरबल की खिचड़ी है, अभी तक पूरे अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। इसको लेकर लोगों के दिमाग में काफ़ी कुछ भ्रामक चीज़ें दौड़ रही हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जीएसटी आखिर बनाया किसके लिए गया है। बहरहाल मुद्दा जो है वो कतर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की लगातार हो रही मौतों को लेकर है। जीएसटी की बात हम दोबारा करेंगे, लेकिन आज का जो मसला है इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके पास वॉचडॉग फाउंडेशन ने बाकायदा अपना ज्ञापन भेजा है। इनके ज्ञापन पर कितनी गंभीरता से विचार किया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ वादा 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 और वादों से सराबोर भारत की राजनीति और भारतीय राजनेताओं की वो न लड़खड़ाने वाली जुबान, जिसमें लोगों को दावे तो किए जाते हैं, वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है वादे की और दावों की कसौटी पर खरा उतरने की तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। यानी कथनी और करनी में अंतर। वैसे ओवरनाइट किसी चीज़ का बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन जब प्रयास करेंगे, आगाज़ करेंगे तो वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, कल हाजिर होंगे।